Good afternoon and welcome back to this teleconferencing session of BSc Honours in Optometry and Ophthalmic Techniques. Before the break, we were talking about the physiology of the eye, and Dr. Neelam Asthana has told you the physiology of eyelid, then the physiology of lacrimal apparatus, and then we were talking about eye movements also. I think we will continue from there. Meanwhile, if you have got any questions, please let us know that whosoever are present at the different regional centers or different program study centers, if they are watching our program and if there are certain questions, certain queries pertaining to this particular session, they can ask freely. Even if you feel that there is something just like somebody from Jaipur called, immediately there was some confusion between the two terms. I think that is a welcome thing. If immediately you find out there is some problem, then you can immediately intercept us. But otherwise, normally when we start the session, then you can ask the question, or when we are towards the end of this session, then you can ask the question. So we will not waste any further time, and we will start from the ocular movements. And as ocular movement, you know that there are uniocular movements and there are biocular movements. So Dr. Neelam Asthana will continue with that. So madam, you can tell our students about the different type of eye movements. जो अभी तक हमने कवर किया है, उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही हो और आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट बोल गई, तो आप प्लीज दोबारा से पूछ सकते हैं. हमारे पास टाइम होगा सेशन के आखिर में, तो मैं फिर से कुछ चीजों को. हाँ, जयपुर पूछिए. हेलो. हाँ, बोलो. सर हमारा क्वेश्चन सर उसी से है. हाँ, क्या नाम बताओ अपना पहले. सर माय नेम इज शरद. हाँ, शरद पूछिए. शरद, अपना जो है ना वॉल्यूम, जो टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए. ओके सर. आप पूछिए सवाल. हाँ सर, क्वेश्चन ये है कि जो स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग है, उसमें एक साइड तो दिया हुआ है कि प्री टार्सल फाइबर्स फंक्शन इज स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग. ओके. जबकि इधर जो चार्ट दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है प्री सेप्टल फाइबर्स. तो मैम कंफ्यूजन ये है कि मतलब स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग में प्री टार्सल फाइबर्स इंक्लूड होते हैं या फिर प्री सेप्टल फाइबर्स होते हैं. हाँ, मैं शरद, आपने सवाल अच्छा उठाया, क्योंकि ये इस तरह की टर्म्स अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल सकती हैं. जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के फाइबर्स हैं, प्री टार्सल, प्री सेप्टल एंड पोस्ट सेप्टल. तो जो हमारा ब्लिंक है उसमें प्री टार्सल फाइबर्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, थोड़ा सा ही करते हैं, इसलिए जो वहां दिया हुआ है वो उनका फंक्शन दिया हुआ है. लेकिन जब हम एक्चुअल ब्लिंक की बात करते हैं तो उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो प्री सेप्टल से स्टार्ट होता है कंट्रैक्शन, इसलिए वो वहां दिया है. तो कंफ्यूज आप हो गए हैं, बुक में तो ठीक ही मेंशन किया है ना. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो प्री टार्सल फाइबर्स हैं उनका मेन फंक्शन सिर्फ स्पॉन्टेनियस ब्लिंक में है, बाकी फाइबर्स अलग अलग ब्लिंक्स में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं. तो जो प्री सेप्टल फाइबर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन प्री टार्सल फाइबर्स से ज्यादा है, इसलिए वहां पे वो मेंशन किया है. तो अगर आप अपने जवाब में लिखते हैं कि स्पॉन्टेनियस ब्लिंक में प्री टार्सल और प्री सेप्टल फाइबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो बिल्कुल सही होगा. शरद, लगता है आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं और भी ज्यादा धीमे बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं खुद इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती रहती हूँ, और जहाँ पे वो लोग अटकते हैं वो ये है कि जब ऑर्थोप्टिक्स का पार्ट आता है तो स्क्विंट क्या है, फोरिया क्या है, लेटेंट क्या है, आई के मूवमेंट्स क्या हैं, उनको ड्रॉ कैसे करना है. अक्सर लोग ड्राइंग उल्टी कर देते हैं, ऑन दी अदर वे अराउंड. तो वो सब चीजें थोड़ा सा समझने में शुरू में दिक्कत होती है, बाद में फिर बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे और आप प्रैक्टिकली इसको पेशेंट्स के ऊपर कर भी रहे होंगे. तो मैं यूनिओकुलर मूवमेंट्स और बाइनोकुलर मूवमेंट्स, और सो नाउ आई एम कमिंग डाउन टू दी एक्स्ट्राओकुलर मसल्स एंड देयर फंक्शंस. जैसा कि पहले भी हम एक बार आपको बता चुके हैं कि जो यूनिओकुलर मूवमेंट्स हैं उनको हम डक्शंस के नाम से कहते हैं, और जो बाइनोकुलर मूवमेंट्स हैं उन्हें हम वर्जन्स कहते हैं. ये कुछ चीजें जो याद ही रखनी पड़ेंगी. जो समझने की बात है वो ये कि जरा सा इस पे फोकस कर देंगे. दर्शन और वर्जन्स.
डक्शंस एंड वर्जन्स। डक्शंस जो है वो यूनिओकुलर यूनिओकुलर और जो वर्जन्स हैं दे आर बाइनोकुलर। बाइनोकुलर। मैं एक ये बॉल लेके आई हूँ आपको ये बताने के लिए कि अगर आप इसको देखें कि इसमें हमने यहाँ पे एक कॉर्निया की लिम्बस की आउटलाइन बनाई है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ लिम्बस बनाया है ये इसकी 12 o'clock पोजीशन है, ये कॉर्निया है, ये एंटीरियर पोल है और इसी तरह से हम आई को घुमा दें अगर तो पीछे ये पोस्टीरियर पोल है। किताब में आपने एक लिस्टिंग प्लेन मेंशन किया होगा। जो मेजर मूवमेंट्स हैं वो प्लेन जो इक्वेटर के थ्रू जाता है इस प्लेन में मूवमेंट्स होते हैं। और जो देयर आर 3 एक्सेस ऑफ फिक एक्स वाई जेड। आप ये देखिए कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने ये तीरी डाली है। दिस इज दी हॉरिजॉन्टल और दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या मूवमेंट होंगे, आपका जो आईबॉल है वो नीचे गया यानी कि डिप्रेशन हुआ, ये प्राइमरी पोजीशन है। आईबॉल ऊपर गया यानी कि एलिवेशन हुआ। तो एक्स एक्सिस पे ये वाले मूवमेंट्स हैं, यूनिओकुलर हैं, इसलिए इन्हें हम डक्शंस कहते हैं। अब मैं आपको दूसरा एक्सिस दिखाती हूँ जो हमारा वर्टिकल एक्सिस या जेड एक्सिस है। ये इस तरह से, अब इस एक्सिस पे अगर आई अंदर की तरफ मूव कर रही है, ये क्या कहलाएगा, एडक्शन। ये देखिए मैंने एम और एल जो बनाए हैं इसके ऊपर, मीडियल और लैटरल। अब आप ये देखिए कि अगर हमने इसको, ये आई बॉल ऐसे मूव कर गया तो ये लैटरली मूव कर रही है आई, और ये नाक की तरफ गया तो मीडियली मूव करी। इसको हम एडक्शन और एबडक्शन कहते हैं। दिस इज द जेड एक्सिस ऑफ फिक। एंड द थर्ड एक्सिस इज जो हमारा एंटेरो पोस्टीरियर है, जो एंटीरियर पोल से, ये देखिए पीछे पोस्टीरियर पोल में जा रहा है। इस वाले एक्सिस पे जो मूवमेंट है वो जो कॉर्निया पे हमारा जो लिम्बस पे 12 o'clock पोजीशन है, जब वो इनसाइड मूव करती है दैट इज टुवर्ड्स द नोज, दिस इज इंटॉर्शन। और जब ये पोजीशन ऐसे बाहर की तरफ मूव करेगी तो उसको हम बोलेंगे एक्सटॉर्शन। दीज आर टॉर्शनल मूवमेंट्स। तो दीज आर द 3 एक्सेस। ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको लेके आई थी, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द 3 एक्सेस। वंस अगेन आई जस्ट रिपीट। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, वो एक्स एक्सिस कहलाता है, एक जो वर्टिकल एक्सिस है वो वाई एक्सिस कहलाता है, जेड कहलाता है, एंड द वाई इज द एंटेरोपोस्टीरियर। उसमें ये मूवमेंट्स हैं। सो द यूनिओकुलर मूवमेंट्स जो डक्शंस हैं, आई का मीडियली रोटेट करना इज एडक्शन, आई का लैटरली या एक्सटर्नली रोटेट करना इज एबडक्शन। एक्स एक्सिस पे यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आई का ऊपर जाना इज एलिवेशन, आई का नीचे जाना इज डिप्रेशन, और एंटेरोपोस्टीरियर उस पे आई का अंदर की तरफ रोटेट कर जाना 12 o'clock पोजीशन का, दैट इज इंटॉर्शन, एंड द अदर वन इज एक्सटॉर्शन वेयर द आई रोटेट्स आउटसाइड। सो 12 o'clock पोजीशन को हम मार्क करके देखते हैं कि ये अंदर की तरफ मुड़ा, नाक की तरफ या बाहर की तरफ। उसके हिसाब से हम इसको इंटॉर्शन या एक्सटॉर्शन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। यूनिओकुलर मूवमेंट्स, जो मसल मेन है किसी पर्टिकुलर मूवमेंट को करने के लिए, उस मसल को हम एगोनिस्ट कहते हैं। मान लीजिए मेरी जो राइट आई है, हम यूनिओकुलर मूवमेंट जब चेक करते हैं तो याद रखिएगा हम दूसरी आंख को कवर कर देते हैं। तो लेफ्ट आई कवर कर दी और राइट आई को हम एडक्शन करना चाहते हैं, मीडियली ले जाना चाहते हैं नाक की तरफ। तो जो एगोनिस्ट मसल है जो आंख को अडक्ट कर रही है वो होगी मीडियल रेक्टस। तो फॉर एडक्शन ऑफ राइट आई द एगोनिस्ट मसल इज राइट मीडियल रेक्टस। व्हाट इज द मसल विच इज गोइंग टू अपोज द मूवमेंट, उसको हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट। तो जो मसल इस वक्त आंख को एडक्शन से रोक सकती है वो है लैटरल रेक्टस, जिसको काम है एबडक्ट करना। तो अगर एंटागोनिस्ट भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट करे तो आई हमारी मीडियली मूव नहीं करेगी। एडक्शन विल नॉट बी पॉसिबल इफ द लैटरल रेक्टस डज नॉट रिलैक्स। तो एगोनिस्ट मसल
उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए होगी, और जो एंटागोनिस्ट मसल है वो उस मूवमेंट को अपोज कर रही है। और एक तीसरी मसल होती है जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्ट, जो मेन मसल को उस पर्टिकुलर मूवमेंट में आई को ले जाने के लिए, डायरेक्शन में ले जाने के लिए उसकी हेल्प करती है, दैट इज द सिनर्जिस्ट मसल। ये हमारे आप ये मान के चले, मान लीजिए हमें आई को एलिवेट करना है, तो एलिवेशन में हमारी दो सिनर्जिस्ट मसल एक आई में काम कर रही होंगी, एक सुपीरियर रेक्टस और दूसरी इंफीरियर ओब्लिक। अब आपको बाइनोकुलर मूवमेंट बताते हैं। कैन हैव दिस स्लाइड? The binocular movements are called versions. Versions are conjugate movements, जिसका मतलब ये है कि जो दोनों आईज हैं वो हमारी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। And the other binocular movements are vergences. Vergence movements which are disconjugate, यानी कि दोनों आईज मूव तो करती हैं पर उनके डायरेक्शन सेम नहीं होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि हम कैसे ये कॉन्जुगेट और डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट्स जो हैं बाइनोकुलर मूवमेंट्स हैं और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। जब दो आइज एक साथ हम दोनों आइज के मूवमेंट्स को एक साथ चेक कर रहे हों तो दोनों आइज की जो मसल्स साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, so that movement of both the eyes in a particular direction can be effectively the eyes can move in a direction. They are known as the yoke muscles. So the group of muscles of the two eyes taking part for movement in a particular direction are called yoke muscles. Can I have this next slide please? इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी। जो हमारे बाइनोकुलर मूवमेंट्स हैं, यानी कि जो कॉन्जुगेट मूवमेंट्स हैं जिनको हम वर्जन्स कहते हैं, इसमें जब दोनों आंखें राइट की तरफ देख रही हों, क्योंकि हमने एक आई अगर मीडियली गई तो एडक्शन है, इसमें तो एक आई मीडियली जा रही है दूसरी लेटरली जा रही है, तो हम दोनों आईज को साथ साथ मिला के बात करते हैं। सो व्हेन यू आर लुकिंग टुवर्ड्स योर राइट, विच मीन्स दोनों आंखें राइट की तरफ देख रही हैं, इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो, यानी कि राइट वर्जन, राइट की तरफ घूम गए, डेक्स्ट्रो वर्जन। इसी तरह से जब दोनों आंखें लेफ्ट में देख रही होंगी तो हम उसे कहेंगे लीवो, बिकॉज आपने पहले भी पढ़ा होगा कि डेक्स्ट्रो इज फॉर राइट एंड लीवो इज फॉर लेफ्ट, तो हम उसको लीवो वर्जन कहेंगे। और दोनों आंखें साथ साथ मूव करेंगी। बोथ द आईज आर लुकिंग अप और यू आर लुकिंग अप, दिस इज सुप्रा वर्जन। And when both the eyes are looking down, we call it infraversion. These names you have to remember, write down, learn the spellings, और 2-3 बार करने से फिर आपको रिफ्लेक्सली याद हो जाएंगी ये। ये इनका टर्म्स ये बार बार हम यूज भी करते रहेंगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी। बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंट एग्जामिन करेंगे तो बार बार इनको यूज करना है, टर्म्स को यूज करा जाएगा बार जी। Now when both the eyes are rotating towards the right on the anterior posterior axis, जब दोनों आंखों को रोटेट करगी राइट की तरफ, देन दिस इज डेक्स्ट्रोसाइक्लोवर्जन। क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है टॉर्शनल मूवमेंट है और इसमें आई ऊपर नीचे नहीं जा रही है, आई का ट्रेवलो क्लॉक पोजीशन रोटेट घूम जाता है इस तरह से। तो जब दोनों आईज घूम जाएंगी टुवर्ड्स द राइट, दोनों आईज राइट में मूव करेंगी तो हम बोलेंगे डेक्स्ट्रोसाइक्लोवर्जन, और लेफ्ट में मूव करेंगी दोनों तो हम बोलेंगे लीवोसाइक्लोवर्जन। मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मेरी दोनों आईज इधर मूव करेंगी तो लीवोसाइक्लोवर्जन होगा। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? अब अगर हमें ऊपर देखना है और किसी एक साइड में देखना है, सो इफ यू आर लुकिंग अप एंड टू आवर राइट, व्हेन वी टॉक ऑफ राइट, इट इज राइट ऑफ द पेशेंट, इट इज डेक्स्ट्रो एलिवेशन, एंड इफ द पेशेंट हैज टू लुक अप एंड टू द लेफ्ट, it will be levo elevation. Looking down and to the right, it is dextro depression. Looking down and to the left is levo depression. And when you are looking straight ahead, that is a position and we call it as a primary position, when actually all the muscles are relaxing and there is no movement. Both the eyes are looking straight.
Now coming to the vergence movements, here the two eyes are not moving in the same direction, but in the opposite, which means right is looking towards its right side, and the left is looking towards अगर आपको दोनों आंखों को जैसे कन्वर्ज हम करते हैं तो राइट आई मिडली देख रही है, लेफ्ट आई भी मिडली देख रही है, बट एक अपने राइट में देख रही है और एक अपने लेफ्ट की तरफ देख रही है. इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंस. व्हेन बोथ द आईज आर लुकिंग इनवर्ड्स, दैट इज कन्वर्जेंस, एंड व्हेन बोथ द आईज आर looking out, this is divergence. Now why we call them as disconjugate movements? Because the visual axis of the two eyes are not remaining parallel, which in the other movements are always parallel. They have to move together, and the axes are always parallel, whether you're looking down, you're looking up, you're looking right, or you're looking left. But in the vergence, the visual axes are not parallel. In one position they are converging, so we call it convergence. In the other position they are diverging, so this is divergence. There are certain laws which govern these ocular movements, and you must understand them, but then this helps in the understanding of squints later on. There is Hering's law and there is Sherrington's law. There are some books which are going to mention some other laws also, but they are not of clinical importance. I am going to tell you the Hering's law first. The law says that there is simultaneous and equal flow of energy to yoke muscles, which means for a particular movement in a particular direction, the amount of movement is predetermined, because if I have to look to my right, it could be extreme right, it could be midway between the right side. So the amount is predetermined, how much I have to move my right eye, how much I have to move both the eyes to the right side to see something. That, so now to have that particular movement, the muscles of both the eyes which have to contract so that I am able to look towards my right would be my right lateral rectus and my left medial rectus. I hope I am making myself clear. I have to look towards my right side, so my right lateral rectus will take my right eye out and my left medial rectus will take my right eye inside, so that both the eyes, maintaining the visual axis in the parallel position, are looking towards the right. Now, these two are the yoke muscles. Now both of them have to receive an equal amount of energy, and simultaneous means at the same time. आगे पीछे एनर्जी देंगे तो एक कांटेक्ट कर चुकी होगी, दूसरी बात नहीं करेगी. हाँ जी. Any question? हेलो. हाँ जी बोलिए. हेलो सर, ये प्लीज आई हैव रिक्वेस्ट, प्लीज ये हेरिंग्स और हेरिंग्स लॉ एक बार दोबारा दिखा दीजिए स्लाइड, और ये एक्सप्लेन भी कर दीजिए. ठीक, दोबारा से दिखा. हेरिंग लॉ एंड मैं भी मैंने कंप्लीट भी नहीं किया है. अभी दोबारा आप. हाँ, दिखा दे. कैन आई हैव द स्लाइड्स? स्लाइड दिखा दें. Hering's law is equal and simultaneous flow of energy to yoke muscles. मैं वही भी समझाना चाह रही थी कि अगर मेरी दोनों आंखों को राइट साइड में देखना हो या मुझे अपने राइट साइड में देखना है, तो एक पर्टिकुलर एंगल तक मुझे आई मूव करनी है. कहाँ तक मुझे देखना है ये डिसाइड कर लिया मेरे ब्रेन ने. अब मेरी दोनों आईज को उस तरफ मूव करने के लिए राइट की लैटरल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करेगी और लेफ्ट आई की मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तभी मैं अपने राइट में देखूंगी. इन दोनों को एनर्जी बराबर मिलनी चाहिए और एक साथ मिलनी चाहिए. साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ एनर्जी दी जा रही है. आगे पीछे देंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, दूसरी नहीं की होगी, तो पता लगा एक आंख तो मुड़ी दूसरी नहीं मुड़ी, और हमारी एक आंख में फिर वही स्क्विंटिंग शुरू हो गई. तो दोनों आंखों को एक साथ एक बराबर मूव करना है ताकि हमारा विजुअल एक्सिस पैरेलल रहे. तो जो दो मसल्स दोनों आंखों में इस्तेमाल होंगी, तो योग मसल्स राइट लैटरल रेक्टस और लेफ्ट मिडिल रेक्टस, इस वाले पोजीशन के लिए, डेक्स्ट्रोवर्जन के लिए, ये दोनों योग मसल्स हैं, और इन दोनों को जो एनर्जी ऊपर से आएगी वो इक्वल होगी और जाहिर है साइमल्टेनियस है, एट द सेम टाइम है. सो दिस इज व्हाट इज हेरिंग्स लॉ. नाउ कमिंग टू शेरिंगटन्स लॉ.
it says that there is reciprocal and simultaneous flow of energy to the antagonist. Now, Hering's law आपके एक मूवमेंट को ठीक से होने के लिए योग मसल्स को बराबर एनर्जी देता है, सो दैट मूवमेंट ठीक से हो सके, बराबर अमाउंट का हो, बराबर डिस्टेंस के लिए हो और विजुअल एक्सिस पैरेलल रहने चाहिए. दैट इज इम्पोर्टेंट, नहीं तो स्क्विंट हो जाएगा. तो जब मूवमेंट ठीक से हो रहा हो तो उनको रोक कौन सकता है? जो एंटागोनिस्ट मसल्स हैं. तो साथ ही साथ शेरिंगटन्स लॉ भी काम में आता है कि वो एंटागोनिस्ट मसल को एनर्जी तो देता है उसी वक्त, लेकिन रेसिप्रोकल देता है. रेसिप्रोकल से मेरा मतलब है, मान लीजिए मुझे अपने राइट में देखना है, मैं फिर वो एग्जांपल ले रही हूँ डेक्स्ट्रोवर्जन का. मेरी राइट लैटरल रेक्टस को ऊपर से 20 एनर्जी मिली, मेरी लेफ्ट मिडिल रेक्टस को भी 20 ही मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ. तो ये आई मूव करेगी, और इसको जो अपोज कर सकते हैं वो मेरी राइट आई की मिडिल रेक्टस और लेफ्ट आई की लैटरल रेक्टस को एनर्जी मिलनी चाहिए इसकी रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब हुआ 1/20, क्योंकि अगर इन दोनों योग मसल्स को 20 मिल रही है तो एंटागोनिस्ट को रिलैक्स करना है तो उनको रेसिप्रोकल एनर्जी मिलेगी, यानी कि 1/20. तभी हम पूरा मूवमेंट कर पाएंगे, नहीं तो ये रोक लेंगे बीच में ही. अगर साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाए राइट की मिडिल रेक्टस भी तो फिर आपको अंदर खींचेगी. इसी तरह से अगर लेफ्ट की लैटरल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करने लगे उसी वक्त ना बात माने तो लेफ्ट आई नहीं मूव करेगी. सो एट द सेम टाइम बोथ लॉज कम इनटू प्ले. हेरिंग्स लॉ विल टेक केयर ऑफ द योक मसल्स ताकि मूवमेंट हो, और जो शेरिंगटन्स लॉ है वो एंटागोनिस्ट को रिलैक्स करके रखेगा ताकि वो मूवमेंट में अड़चन न डालें. नाउ आई थिंक इट इज क्लियर. थोड़ा आगे चलते हैं. कैन आई हैव दिस स्लाइड? नाउ ये दोनों लॉज जब एक साथ when they both have to come into play at the same time, साथ साथ चलते हैं, तभी आपकी जो आईज हैं वो पैरेलल रहती हैं, चाहे हम कहीं देख रहे हों. ऊपर देखें, नीचे देखें, दाएं बाएं कहीं देखें. आप देखिए अगर जरा भी आईज में पैरेललिज्म में डिस्टर्बेंस आती है तो हम कहते हैं ना कि अरे इसको तो तिरछा दिखता है, इसको बहना दिखता है, इसको तो स्क्विंट है. सो eyes have to be maintained in parallel position, the visual axis in different directions, and for this the two laws are very important. अब हम नॉर्मल गेज के बारे में थोड़ा सा हमने देखा. पिछली बार मैं बता चुकी हूँ कि कौन सी मसल कौन सी नर्व से सप्लाई होती है, ये सब आपको जानना जरूरी है और हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब जब हम कोई भी केस देखेंगे जिसको स्क्विंट है तो उसमें पैरालिसिस हो सकती है, तो कौन सी मसल गई होगी, तो कौन सी नर्व गई होगी, ये सब चीजें हमारे को डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए जरूरी हैं, तो ये हमेशा याद रखनी होंगी. थोड़ा सा अब हम देखें कि गेज अगर हमारी एबनॉर्मल है, सो व्हाट हैपेंस व्हेन द टू विजुअल एक्सिस आर नॉट पैरेलल. इस सिचुएशन को हम स्क्विंटिंग आई, स्क्विंट, स्ट्रैबिस्मस इन नामों से जानते हैं. हिंदी में भांगापन, भेड़ापन, तिरछी आंखें, और भी अलग अलग जगहों पे शायद और नाम होंगे इनके. उस सिचुएशन को हम स्क्विंट कहते हैं. वो कई कारणों से हो सकते हैं. अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं कि स्क्विंट, सूडो स्क्विंट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्विंट है नहीं पर लग रहा है. अक्सर हमारे पास पेरेंट्स घबराए आते हैं, अरे डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को ना देखिए तिरछापन है, पड़ोसियों ने कहा है, और आप देख के कहते हैं कि नहीं स्क्विंट नहीं है, आपको सिर्फ धोखा हो रहा है. सो दिस इज अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ स्क्विंट. वी कॉल इट एज सूडो स्क्विंट, जिसमें सूडो डाइवर्जेंस भी हो सकती है और सूडो कन्वर्जेंस भी हो सकती है. मैनिफेस्ट स्क्विंट का मतलब हुआ जब स्क्विंट सामने दिख रहा है, इसको हम ट्रोपिया कहते हैं. और मैनिफेस्ट स्क्विंट के लिए जो शब्द बुक्स में यूज होते हैं, वी कॉल देम एज हेटेरोट्रोपिया. जब भी पेशेंट आपका कोई बच्चा या बड़ा आता है और उसकी आई में स्क्विंट है, राइट में या लेफ्ट में, यानी कि दोनों विजुअल एक्सिस पैरेलल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, पेशेंट को स्क्विंट है बिकॉज इट इज विजिबल. इसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रोपिया. फिर एक चीज होती है छुपा हुआ स्क्विंट, यानी कि लेटेंट स्क्विंट. जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसको आईज दोनों विजुअल एक्सिस पैरेलल हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन जब आप कवर टेस्ट करते हैं या किसी तरह से डिसोसिएट कर देते हैं दोनों आईज को, तो वो स्क्विंट दिखने लगता है.
और फिर जब पेशेंट थोड़ा रिलैक्स करता है वो स्क्विंट फिर छुप जाता है, which means I'll just complete. Heterophoria is a tendency for squinting. हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए हेलो हाँ बोलिए गुड आफ्टरनून सर आई वुड लाइक टू हैव अ क्वेश्चन you can call it is some what confusion about the classification of squint. In some book we find that squint is classified into paralytic and non-paralytic, and then it contains manifest and latent. But in our book it is given in latent squint then manifest squint, and manifest squint contains paralytic and non-paralytic. Which is standard? So if you would give some details. Thank you. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? राजगिरी से। नाम ही तो नहीं पता। मेरे को लगता है अभिषेक बोल रहे होंगे क्या? अच्छा नहीं, जिन्होंने भी सवाल पूछा हो नाम तो नहीं पता चला। लेटेंट स्क्विंट और मैनिफेस्ट स्क्विंट ही हमें पहले क्लासिफाई करने हैं, क्योंकि जो मैनिफेस्ट है वो ही या तो पैरालिटिक होगा या नॉन पैरालिटिक होगा। जो स्क्विंट है ही नहीं, जो कभी कभी आता है, दैट इज लेटेंट स्क्विंट एंड इट इज नॉट प्रेजेंट, उसको हम जो क्लासिफिकेशन आपकी किताब में दिया है वो सही है, आप उसी को फॉलो करें कि लेटेंट स्क्विंट जिसको हम हेट्रोफोरिया कहते हैं, दैट इज अ टेंडेंसी फॉर स्क्विंट इन सर्टेन कंडीशंस। तो ये है नहीं है मतलब इसमें मतलब संभावना रहती कि हो सकता है। हाँ हाँ, पेशेंट को हर समय स्क्विंट नहीं है, विच इज इट इज नॉट मैनिफेस्टेड। मैंने कहा ना अंडर सम कंडीशंस, उसमें आमतौर पे जब थक जाता है पेशेंट तब उसको हल्का सा आईज में जो पैरालिज्म है वो अफेक्टेड होता है और उसको ब्लरिंग होती है या सर दर्द होता है, क्योंकि वो टेंडेंसी है स्क्विंट करने की और कांस्टेंट टसल चल रही होती है कि वापस से एक्सेस पैरेलल हो जाएं, और टेंडेंसी है स्क्विंट करने की और साथ साथ बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म भी काम कर रहा है कि स्क्विंट ना होने दे। इसलिए ऐसे पेशेंट्स अक्सर हेडेक की कंप्लेंट या एस्थेनोपिया की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जो जब आप ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में काम करेंगे तो ऐसे डेली आपको बहुत से पेशेंट्स मिलेंगे जिनको लेटेंट स्क्विंट होता है, दैट इज दी टेंडेंसी टू स्क्विंट। उसके बाद जब पेशेंट को स्क्विंट हो ही जाता है तब वो मैनिफेस्ट होता है, जिसमें हम दोनों तरह के इंक्लूड करते हैं, कॉमिटेंट या नॉन पैरालिटिक एंड नॉन कॉमिटेंट या पैरालिटिक। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? अब आपको मैं मैनिफेस्ट स्क्विंट को थोड़ा सा फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम, जिसको मैंने अभी कहा कि कॉन्कॉमिटेंट या कॉमिटेंट या नॉन पैरालिटिक। ये एक मेजर चंक है जो हमारे ऑर्थोपेडिक्स क्लिनिक में आते हैं स्क्विंट के पेशेंट्स। ज़्यादातर पेशेंट इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब इसमें होता यह है कि एंगल ऑफ स्क्विंट जो है या एंगल ऑफ डिविएशन, इट विल रिमेन सेम इन वेरियस डायरेक्शंस ऑफ गेज। यानी कि अगर पेशेंट को मोटे मोटे एग्जाम्पल ले लूं, 15 डिग्री का आरडीएस है, ठीक है, राइट डाइवर्जेंट स्क्विंट ऑफ 15 डिग्रीज है मान लीजिए, तो चाहे वो पेशेंट राइट देखे, लेफ्ट देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, वो जो अमाउंट है स्क्विंट का वो सेम रहता है, इट डजंट चेंज। अब मैं आपको थोड़ा सा इनको याद करने के लिए तरीके बताऊंगी। मैं थोड़ा सा पीछे चली जाऊं, अगर मैं आपको थोड़ा हेल्प करना उसके लिए मूवमेंट्स याद करने के लिए जो हम लोग अपने तरीके यूज करते थे, मैं जरा सा आपको वो बताती हूँ। सिन, रैड, एबीओ, ये 3 वर्ड्स हम लोग याद रखते थे। सिन, रैड, हाँ, SIN सिन, RAD रैड, ऑल कैपिटल, एंड द थर्ड वर्ड इज एबीओ। अच्छा, अब ये हमें कैसे हेल्प करते हैं? सिन का मतलब, SIN का मतलब सुपीरियर्स आर इन टॉटर्स। आपको हम ये मैं थोड़ा ये पहले बताने से रह गया, आई वुड लाइक टू रिवाइज इट, जो आपके मूवमेंट्स हैं उनको याद करने के लिए अक्सर आप भूल जाते हैं कि हमने तो याद किया था फिर याद नहीं आ रहा, क्या हो गया। तो ये 3 हिंट्स हैं। सिन का मतलब सुपीरियर्स आर इन टॉटर्स, तो आप हर मसल का प्राइमरी एक्शन याद रखिए, उसके सेकेंडरी और टर्शियरी एक्शंस को एक बार इन मुहावरों के, ये मुहावरे कह रही हूँ, फॉर्मूले के जरिए से याद रखिए। सिन मीन्स सुपीरियर्स आर इन टॉटर्स, SIN। द अदर वर्ड इज रैड, RAD रैड। रेक्टाई आर एडक्टर्स,
तो रेक्टाई जो भी है वो अबडक्शन नहीं करेगा, वो एडक्शन ही करेगा एज प्राइमरी और टर्शरी और सेकेंडरी एक्शंस में. एंड द थर्ड वर्ड इज एबीओ विच मीन्स ओब्लिक्स आर एबडक्टर्स. तो अगर आप ये 3 याद रखें तो मूवमेंट्स याद रखने में बड़ा आसानी रहती है, बार बार दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता है. आई जस्ट थॉट इट मे हेल्प यू, तो मैंने आप लोगों को बताया. नाउ आई विल गो बैक टू द स्लाइड्स. कैन आई हैव दिस स्लाइड? हाँ, इसमें ये जो मैंने लिखा PD इज इक्वल टू SD इन द कॉमिटेंट वैरायटी विच इज नॉन पैरालिटिक. PD इज प्राइमरी डिविएशन एंड SD इज सेकेंडरी डिविएशन. इसको याद रखने का और एक तरीका है PD डिविएशन ऑफ द पैरालिटिक आई और SD मतलब डिविएशन ऑफ द साउंड आई. अब आप ये एक तरीका याद रखने का याद रखिएगा कि है तो ये प्राइमरी डिविएशन, पर प्राइमरी डिविएशन जो हम जब मेजर करते हैं तो एक्चुअली वो किस आई का होता है, जो आई स्क्विंट कर रही है, और जो आई साउंड है उसमें जो डिविएशन आएगा वो हम सेकेंडरी डिविएशन कहेंगे. इन दिस वैरायटी दोनों का डिविएशन इज ऑफ द सेम अमाउंट. प्राइमरी डिविएशन इज इक्वल टू सेकेंडरी डिविएशन. ठीक है. अब दूसरी वैरायटी है दैट इज द नॉन कॉन्कॉमिटेंट और नॉन कॉमिटेंट और पैरालिटिक. इसमें द एंगल ऑफ स्क्विंट डज नॉट रिमेन सेम इन द डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ गेज, और इसमें जो प्राइमरी डिविएशन है वो कम है सेकेंडरी डिविएशन से. अब इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करती हूँ. जो हमारे दोनों लॉज अभी हमने डिस्कस किए हेरिंग्स एंड शेरिंगटन्स, उसको अगर आप ध्यान में रखें तो जो नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है यानी कि जो कॉमिटेंट स्क्विंट है उसमें RDS यानी कि जो राइट आई डाइवर्ज कर रही है, अगर वो 15 डिग्री डाइवर्ज करी और अब हमने राइट आई को जब लेफ्ट को कवर किया तो राइट आई सेंटर में आ गई, और जैसे ही हमने लेफ्ट आई से कवर हटाया लेफ्ट आई भी डाइवर्ज की होगी पर 15 डिग्रीज ही करेगी. ये चीज इसलिए हमें आई को कवर और अनकवर करते समय उसकी मूवमेंट्स और कितनी तेजी से वो वापस आई प्राइमरी पोजीशन में, ये सब देखना होता है ध्यान से, ताकि हम प्राइमरी डिविएशन और सेकेंडरी डिविएशन का अमाउंट का अंदाजा लगा लें. मैं फिर रिपीट करूंगी. एक पेशेंट आया आपके पास जिसको राइट डाइवर्जेंट स्क्विंट है, आपको नहीं मालूम ये पैरालिटिक है या नॉन पैरालिटिक है, तो आपने क्या किया, क्योंकि राइट डाइवर्ज कर रही थी तो आपने लेफ्ट आई को कवर करके देखा कि राइट आई सेंटर में आई कि नहीं आई. राइट आई सेंटर में आ गई. अब आपने जैसे लेफ्ट आई से कवर हटाया वो तुरंत बाहर से अंदर की तरफ आई, क्योंकि वो भी अंदर कवर डाइवर्ज कर गई थी. बट यू विल नोटिस दैट दिस हैड डाइवर्ज्ड आल्सो फॉर 15 डिग्रीज ओनली, नॉट लेस और नॉट मोर. बट अगर अब हम इसी केस को पैरालिटिक में ले लें कि एक पेशेंट राइट डाइवर्जेंट स्क्विंट के साथ आया और उसकी राइट आई में 15 डिग्रीज का स्क्विंट है, जो हमने हर्शबर्ग या की टॉर्च डाल के देखा. जाहिर है मैं लेफ्ट आई कवर करके ये देखूंगी कि इसकी राइट आई सेंटर में आ रही है कि नहीं आ रही है, फिक्सेशन लेती है कि नहीं लेती है. वो फिक्सेशन ले लेगी. लेकिन जब मैंने कवर हटाया लेफ्ट आई से तो लेफ्ट आई कुछ ज्यादा ही डाइवर्ज कर गई थी. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्राइमरी डिविएशन इज मोर देन the secondary deviation is more than primary deviation. Why? Because जब आप हमने एनर्जी की बात की थी, तो जब मैंने इसको कवर किया, लेफ्ट आई को कवर किया, राइट आई मूव करके सेंटर में आई, तो राइट आई की जो एनर्जी फ्लो हुई उससे कहीं ज्यादा एनर्जी, क्योंकि इस दोनों को बराबर फ्लो हुई. ये पैरालिटिक है, इसने ये उतना मूव नहीं कर सकती. जो साउंड आई है वो उतनी एनर्जी से ज्यादा मूव कर गई, विच मीन्स देयर इज एन ओवर एक्शन ऑफ द सिनर्जिस इन द अदर आई, एंड दैट विल कॉज अ हायर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी डिविएशन इन द साउंड आई इन द पैरालिटिक केसेस. ये एक बार में नहीं समझ आएगा, आप बार बार इसको पढ़ोगे, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एंड बेस्ट तो तभी होगा जब आपके पास पेशेंट हो और उस पर आप इसको समझ सकें. पर याद रखने के लिए मैंने मेन पॉइंट समराइज किए हैं कि जो नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है उसमें प्राइमरी डिविएशन और सेकेंडरी डिविएशन बराबर होते हैं, और प्राइमरी डिविएशन मतलब डिविएशन ऑफ दी सो कॉल्ड पैरालिटिक आई विच मे बी नॉन और पैरालिटिक, बिकॉज हमको तब तक तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमने केस को स्टडी नहीं किया है कि ये फाइनली हम किस ग्रुप में डालेंगे इस पेशेंट को, कॉमिटेंट में या नॉन कॉमिटेंट में. और
अगर वो पैरेलैटिक स्क्विंट है तो उसमें deviation of the paralytic eye is less and the deviation of the secondary eye sound eye is more because of these laws. It is getting the same amount of energy, but it is, the effect doubles up and it moves more. जिससे एक फोटोग्राफ है आपको दिखाने के लिए कि ये बच्चा जो है इसको लेफ्ट कन्वर्जेंट स्क्विंट है. अगर थोड़ा सा आप लोग समझ गए हो तो हम अगला ले सकते हैं. कोई क्वेश्चन हो प्लीज आप चाहें तो बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं और चाहें तो बात के लिए रख लें. फील फ्री टू आस्क एनीथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड. आई मीन एब्सोल्युटली वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? नाउ कमिंग टू विजन, फिजियोलॉजी ऑफ विजन. बुक्स में अगर आप बहुत डिटेल में जितनी आप किताबें पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको वैरायटी ऑफ शब्दों की वैरायटी और एक्सप्लेन करने के तरीके अलग अलग मिलेंगे और कई बार आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम फिर क्या याद रखें. मैं फिर ये राय दूंगी कि जो आपकी राजगिरी पूछिए. राजगिरी पूछिए सवाल. हमारे बुक में प्लेन्स ऑफ मसल्स है सर. मैं कभी 23 डिग्री डाइवर्ज कर जाता है, कभी 67 डिग्री डाइवर्ज कर जाता है और उसके बाद 51, 39 ये करके ऑब्लिक्स में लिया हुआ है और रेक्टाइल में भी दिया हुआ है. इसको बताएं सर. आपका नाम? नाम आपका? अभिषेक सर. अभिषेक, मैंने ठीक पहचाना. अभिषेक सर. हाँ ठीक है अभिषेक. मैंने देखो अभिषेक, ये आप अगर चाहें तो कुछ और किताबों की मदद ले लें, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को सचमुच समझना चाहते हैं तो ये एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमारे ये जो एक्सिस बने हुए हैं आई के जो प्लेन्स हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर एंगल पे वो मसल पूरी तरह से एडक्टर या एबडक्टर हो सकती है या ज़्यादा एलिवेट करती है, ज़्यादा डिप्रेस करती है. तो दो एंगल्स आप याद रखिए जिसमें एक 23 डिग्री एडक्शन और एक बहुत सी किताबों में 21 भी दिया हुआ है. तो जैसे हमारी सुपीरियर रेक्टस है, हमने कहा उसका प्राइमरी एक्शन जो है वो एलिवेशन है, लेकिन वो सुपीरियर मसल है इसलिए वो इंटॉर्ट भी करती है. तो ये उसका प्राइमरी एक्शन एलिवेशन, सेकेंडरी एक्शन उसका एडक्शन और जो उसका टर्शियरी एक्शन है वो इंटॉर्शन है. तो और हर एक मूवमेंट को फुली आने के लिए जब तक सुपीरियर रेक्टस थोड़ा सा अबडक्ट नहीं करती तब तक वो पूरा एलिवेशन नहीं करती. इन सब चीजों को आप चाहेंगे कि आप इसी स्टेज पे समझ लें और याद रखें. आई थिंक थोड़ा सा तो मुश्किल होगा क्योंकि पर इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा. अगर ये अभी ये समझ लें कि बेसिक चीज ये है कि प्राइमरी एक्शन एक मसल का क्या है, उसका सेकेंडरी एक्शन क्या है और उसका टर्शियरी एक्शन क्या है, जिससे आपको ये समझ लें कि ऊपर देख रहे हैं तो इफ आई लुकिंग राइट स्ट्रेट ऊपर देख रहे हैं यानी कि एलिवेशन की पोजीशन में हम सुप्रावर्जन की पोजीशन में हैं, तो राइट आई की सुपीरियर रेक्टस, राइट आई की इंफीरियर ओब्लिक, लेफ्ट आई की सुपीरियर रेक्टस और लेफ्ट आई की इंफीरियर ओब्लिक, ये चार मसल्स काम कर रही हैं तो हम सीधा ऊपर देखते हैं एलिवेशन. बट अगर हम डेक्स्ट्रो एलिवेशन या लीवो एलिवेशन में जाएं तो इन्हीं मसल्स में थोड़ा सा चेंज आएगा कि कोई ज्यादा करेगी कोई थोड़ा कम काम करेगी डिपेंडिंग अपॉन देयर सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्शंस. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा और इसको पढ़िएगा. अगर कोई ऐसी बात लगती है अगर आपको क्लियर ना हो तो आप हमारे को ईमेल भेज सकते हैं या एसएमएस के जरिए या फिर दोबारा अगली टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में भी आप हमारे से पूछ सकते हैं. विजन के बारे में मैं वही बात कर रही थी कि जितनी ज्यादा हम बुक्स को देखते हैं थोड़ा सब में थोड़ा अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया होता है, हालांकि निचोड़ सबका वही है. तो मैंने आपकी किताब भी पढ़ी है, ये मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थी एंड आई फाइंड दैट योर बुक इज वेरी गुड. इनफैक्ट इतनी कम पेजेस में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से डाला गया है. मुझे नहीं लगता आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. इसी को बार बार पढ़िए और समझते जाइए. हर लाइन को पढ़िए, उसको समझिए, हर पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़िए, फिर उसमें से अपने आप नोट्स निकालिए
आपके जो लोकल आपके सेंटर में जो टीचर्स हैं, गाइड्स हैं, उनकी हेल्प लीजिए, किताब पढ़िए। हम भी आपकी मदद के लिए बैठे हैं। यू कैन ऑलवेज फैक्ट्स आपस में डिस्कस करिए स्टूडेंट, आपस में डिस्कस करिए, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है। किसी ने कोई पॉइंट अच्छा समझ लिया, वो दूसरे को समझा सकता है। तो अब हम विजन का स्लाइड ले लेते हैं। मुझे स्लाइड दिखाएंगे जरा? कैन आई हैव दिस स्लाइड प्लीज? हाँ, उधर आवाज नहीं जाती। अच्छा, उनको फिर विजन में जो मेन चीजें हैं वो फॉर्म, कलर, लाइट एंड कंट्रास्ट। फॉर्म सेंस का मतलब क्या है? जो भी हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जो हमारी कैपेबिलिटी है या जो फैकल्टी है हमारी हमारे हायर सेंटर्स की, टू अप्रिशिएट और टू परसीव द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम फॉर्म सेंस कहते हैं। और ये मेनली हमारे कोन्स के जरिए होती है, और इसी वजह से ये इट इज बेस्ट सीन एट दी फोविया, क्योंकि फोविया में कोन्स की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। दूसरा है कि कलर सेंस। डिफरेंट तरह के कलर्स हैं, जो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। मोटे मोटे तौर पे आप सभी लोग लाइट के 7 कलर्स जो व्हाइट लाइट के होते हैं, विबग्योर, आप सब जानते ही होंगे। उन सबको अलग अलग डिस्टिंग्विश करने की जो फैकल्टी है, उसको हम कलर सेंस कहते हैं। दिस इज ऑल्सो डन मेनली बाय कोन्स। देन यू हैव द सेंस ऑफ लाइट। तो एक फैकल्टी है जो हमें लाइट परसीव करने की वो देती है, दैट इज लाइट है या नहीं है, और लाइट की कितनी इंटेंसिटी है। तो हल्की लाइट, तेज लाइट, डिम लाइट, ब्राइट लाइट, लाइट के अलग अलग इंटेंसिटीज को डिफ्रेंशिएट करने की जो फैकल्टी है, उसे हम लाइट सेंस कहते हैं। लाइट सेंस में जो मिनिमम इंटेंसिटी हम परसीव कर सकते हैं, उसे हम लाइट मिनिमम कहते हैं। यानी कि अगर आप उससे भी लाइट को हल्का कर दें, तो हम कहेंगे लाइट है ही नहीं, ये तो डार्क हो गया। सो द मिनिमम लाइट विच आवर आईज कैन परसीव एज लाइट इज द लाइट मिनिमम। जो हमारे यहाँ रेटिना में जो रॉड्स एंड कोन्स हैं, जिनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, रॉड्स का मेन काम है, कम इल्यूमिनेशन में काम करते हैं वो, इन दी लो इल्यूमिनेशन, और उस वाले विजन को हम स्कोटोपिक विजन कहते हैं, जब लाइट हल्की हो जाती है। यानी कि सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले, डॉन के टाइम, और शाम को जब सूरज छिपता है तब, जिसको हम बोलते हैं डस्क, उस टाइम हमारे आईज में जो भी हम देख रहे हैं उसमें बेसिकली रॉड्स आर एक्टिव, क्योंकि उस वक्त इल्यूमिनेशन काफी लो रहता है। और जब हमारी तरफ बाहर सूरज पूरा निकला हुआ है, या हम किसी रूम में हैं जहां बहुत लाइट है, तो ब्राइट इल्यूमिनेशन में हमारे कोन्स काम कर रहे होते हैं, और इसे हम फोटोपिक विजन कहते हैं। देयर इज वन मोर फैकल्टी विच इज दी कंट्रास्ट सेंसिटिविटी और सेंस ऑफ कंट्रास्ट, जिसमें हम लाइट चेंजेस के जो स्लाइट चेंजेस लुमिनेंस के हैं बिटवीन टू एरियाज, उनको हम पकड़ सके कि नहीं ये हल्का है, ये गहरा है, और उनके बीच में कोई बाउंड्री ना हो। जैसे डार्क बैकग्राउंड पे लाइट अक्षर लिखे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसी तरह से हमने व्हाइट बोर्ड पे अगर हम काले से कुछ लिखे तो आप पढ़ पाएंगे, पीले से लिख दिए तो आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। सो दिस इज कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। आई थिंक हाँ, ये आपने बताया लाइट सेंस, रॉड्स, कोन्स का और कंट्रास्ट का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। इसी अभी हम ब्रेक करेंगे, और हम यहाँ से अपने, जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो यहीं से चर्चा शुरू करेंगे आगे। मीनवाइल अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप हमारे जो फोन लाइंस आपको दिखाई जा रही हैं, या फैक्स नंबर जिस पे दिखाया जा रहा है, उस पर आप फैक्स कर सकते हैं।